Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 9th. जैसा कि बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को प्रीवियसली डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, उसकी हर चीज़ को हमने पढ़ा है, लिखा है और अब हमने उस चैप्टर को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसके अंदर कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी अहम चीज़ें हैं जो पेपर के अंदर आनी है। तो उसमें हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ हम उसमें एमसीक्यूज को भी देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि बायो की बुक के अंदर जो पैराग्राफ्स के अंदर ब्लैक बोल्ड अल्फाज लिखे होते हैं वो ये जाहिर करते हैं कि वो चीज़ अहम है और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाजमी है कि जो चीज़ पेपर में आएगी। आपने गौर करना है कि आपकी बुक में ब्लैक कलर के उसमें वो बोल्ड करके उसको लिखा होता है, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि। और दूसरी बात ये कि जो ब्लू बॉक्सेस आपके बुक में दिए गए हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जो 7 ब्लू बॉक्सेस होते हैं उनको लाजमी पढ़ें, इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो भी बहुत अहम होते हैं, उनको आपको लाजमी रीड आउट करना है। उसमें कोई ऐसी अहम चीज़ समझाने वाली थी नहीं जो मैं डिस्कस करता, इसलिए मैंने सिर्फ टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं और वो आप लोगों ने खुद रीड आउट करने हैं। एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज़ में मैंने इस तरह किया कि बजाय पूरा एक एमसीक्यूज़ बना के लिखने के, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू से जब से ये 9th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैंने रिसर्च करके अपनी पूरी जो सबसे अहम एमसीक्यूज़ थे चैप्टर नंबर 2 के, वो यहाँ पे उनके आंसर लिख दिए ताकि आपको पता चल जाए, आपके दिमाग में बात आ जाए कि ये चीज़ अहम है और ये पेपर में आएगी। तो उसमें मैंने जो आंसर लिखे हैं वो ये लिखे हुए हैं जी कि गैलीलियो ने बायो का पहला एक्सपेरिमेंट कब हुआ जी? वो गैलीलियो ने 1590 में किया सबसे पहले। इसके बाद एक बहुत अहम चीज़ है कि कॉज ऑफ मलेरिया का सबसे पहले बुनियादी कॉज क्या दरियाफ्त किया गया? वो क्या था जी? प्लाज्मोडियम, ए टिनी क्रिएचर जो प्रेजेंट था ब्लड के अंदर जिस भी पेशेंट को मलेरिया होता था, तो प्लाज्मोडियम डिस्कवर किया गया। एएफए किंग जो था, एएफए किंग ने कितनी ऑब्जर्वेशंस की थी? 20 की थी टोटल। एएफए किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस की थी, ये बात भी अहम है। और स्पैरोज पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था जी? रोनाल्ड रॉस पे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, यही बातें पेपर में आनी है और यही इस चैप्टर का खुलासा है और एक थीम है। हाइपोथेसिस विच इज नेवर रिजेक्टेड, ये कौन सा हाइपोथेसिस है जी? उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं उसको। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज के कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जी? 2, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। ये 2 लॉज आपकी बुक में दिए गए हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। अच्छा जी, मेथड ऑफ अरेंजिंग डाटा, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पैराग्राफ के एंड पे दिया गया आपके बुक के अंदर कि ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, वो सारी जो ये 3-4 चीज़ें हैं आपकी बुक में दी गई हैं, ये आपके जहनों में होनी चाहिए कि डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो वो ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि रॉस अलाउड टू बाइट इन्फेक्टेड स्पैरो। रॉस ने इन्फेक्टेड स्पैरो को किस मॉस्किटो से बाइट करवाया? रॉस ने इन्फेक्टेड स्पैरो को किस मॉस्किटो से बाइट करवाया? तो वो कौन सा मॉस्किटो है जी? फीमेल एनोफेलस। ये आपने बात याद रखनी है, अपने जहनों के अंदर लिख लें कहीं पे, फीमेल एनोफेलस थी। इट इज़ ए लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। ये बात एमसीक्यूज में भी आती है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि डिडक्शन जो होता है वो क्या होता है जी? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा जी, कौन से ट्री की बात जो थी वो यूरोप में क्वाइना के बाद ज़्यादातर इस्तेमाल हुई मलेरिया के इलाज के लिए? तो वो कौन सी थी जी? किनकोना। दूसरे नंबर पे जो आई थी वो कौन सी थी? किनकोना। अच्छा, उसके बाद है जी कि 1878 में विच फिजिशियन बिगन टू सर्च फॉर कॉज ऑफ मलेरिया? तो ये लेब्रॉन था जी, जिसने 1878 में फ्रेंच आर्मी में था ये, तो उसने 1878 में रिसर्च शुरू की मलेरिया की कॉज पे।
तो ये लेब्रॉन आपकी बुक में बोल्ड करके लिखा गया इसको आपने अच्छी तरह जहन में रखना है कि ये लेब्रॉन जो है इसका काम बहुत अहम है। और इसने कब किया? 1878 में। फ्रांस का ये एक उनकी आर्मी का डॉक्टर था जी, लेब्रॉन। ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, रेशो क्या होती है? रेशो का पता होना चाहिए कि रेशो क्या होती है। आपको प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है रेशो और प्रोपोर्शन की। पूछा जा सकता है पेपर में कि रेशो और प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये आपकी बुक में एक बॉक्स दिया गया ब्लू कलर का, उसमें एग्जांपल्स दी गई हैं। वो एग्जांपल्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत अहम है, क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज़ भी बनता है कि वाटर एथेनॉल से कितना हैवियर है, इस तरह का उसमें बात पूछी जा सकती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात पूछी जा सकती है। तो आपने इनकी एग्जांपल्स भी याद रखनी है और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अच्छा जी, ये चीज़ें तो होगी जो आपकी किताब में बिल्कुल सामने लिखी हुई हैं, तो ये हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो वैसे आम तौर पर स्टूडेंट जब चैप्टर को रीड करता है तो वो उसकी उन चीज़ों पे नज़र नहीं पड़ती, लेकिन वो चीज़ें पिछले जितने भी बोर्ड्स के पेपर थे उनमें वो आई हुई थी। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट सेशन में। अब हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं जो मैंने आपको बताया था कि रेगुलरली स्टूडेंट की नज़र में नहीं आते इस चैप्टर के अंदर। वो कौन कौन से हैं? वो है डिफाइन प्रोडक्टिव थ्योरी। ये लफ्ज़ तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन नहीं बताई जाती इस चैप्टर के अंदर कि वर्ड बाय वर्ड जिससे हम देख के याद करें प्रोडक्टिव थ्योरी क्या चीज़ होती है, प्रोडक्टिव थ्योरी क्या चीज़ होती है। ये हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये लफ्ज़ तो पढ़ने में आता है लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन का पता नहीं होता। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक डेफिनेशन एक अहम डेफिनेशन है। तो इसका आंसर है जी कि विच सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस, ऐसी थ्योरी जिससे नए हाइपोथेसिस निकलते हों, जिससे नए हाइपोथेसिस माखज किए जाते हों, ऐसी विच इज डिफाइंड एज ए थ्योरी विच सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस इज नोन एज प्रोडक्टिव थ्योरी। ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी। और दूसरे नंबर पे है जी कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कंट्रोल ग्रुप, के वेरिएबल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंट्रोल ग्रुप जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है जी, कि जो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक परफेक्ट ग्रुप होता है और एक वो होता है जिसको हमने चेक करना होता है जिस ग्रुप को। तो जिस ग्रुप को जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो एक्चुअली वेरिएबल होता है, और जो एक परफेक्ट चीज़ हमारे पास मौजूद होती है उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है जी कि वेरिएबल क्या होते हैं जी, फैक्टर्स दैट आर बीइंग टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट एंड आर कंपेयर्ड विद कंट्रोल। फैक्टर्स दैट आर बीइंग टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट एंड आर कंपेयर्ड विद कंट्रोल। और कंट्रोल क्या होता है कि कंट्रोल इज अ नॉन मेजर टू विच साइंटिस्ट कंपेयर देयर रिजल्ट। दोबारा देखें कि a control is a known measure to which scientists compare their result। ये दो डेफिनेशन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स को ये इनका पता नहीं होता और ये उनकी नज़र से नहीं गुजरती ये चीज़ें। एक शॉर्ट क्वेश्चन और है वो मैं आपको भी बताता हूँ। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का हमने देखना था जी वो कौन सा था, साइंटिफिक मेथड। इस चैप्टर में क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड्स, लेकिन साइंटिफिक मेथड का लफ्ज़ हमने पढ़ा तो है इस चैप्टर में लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी। तो उसकी डेफिनेशन क्या है जी कि साइंटिस्ट यूज सम मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज, कि साइंसदान कुछ मेथड इस्तेमाल करते हैं नई थ्योरीज को टेस्ट और बनाने के लिए, उनको बनाने के लिए और उनकी जांच पड़ताल करने के लिए कुछ तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, कुछ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं जिसको साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। और ये बेस किस पे करते हैं जी, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट्स पे। और एट लास्ट मैं आपको इस चैप्टर में एक बात हम मिस कर गए थे लेकिन वो बात है भी बहुत अहम जो मैं बताए बगैर इसको छोड़ नहीं सकता। तो वो ये थी कि जो डार्विन साइंटिस्ट था इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। ये आपके इस चैप्टर में लिखा गया है। डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी और ये उसने कब दी थी, जब वो एक बहरी सफ़र पे निकला हुआ था और ना सिर्फ उसके पास अपने नोट्स थे
बल्कि वो दूसरे साइंसदानों ने भी जो चीज़ें लिखी हुई थी वो भी उनका भी मुशाहिदा करा था। किसने दी जी? डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। ये पॉइंट MCQs के लिहाज से बहुत अहम है जो हम मिस कर गए थे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया। तो इस चैप्टर में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs सारे मुकम्मल हुए। जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं इंशाल्लाह इस बुक को शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के कंप्लीट करने के बाद मुकम्मल उस पर एक वीडियो बना के और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको तरतीब से बताए जाएंगे जो बिल्कुल गिने चुने होंगे, लेकिन वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होंगे। आज के लिए इतना ही। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।